शाम का समय था। 8 वर्षीय मीना हॉल में बैठकर खेल रही थी। उसकी माँ शारदा चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई और अपने पति करण के आगे चाय की ट्रे रखते हुए अपनी बेटी से बोली, मीना, कब से तुम खेल रही हो? अब थोड़ा होमवर्क भी कर लो बेटा। कल स्कूल जाओगी तो टीचर डांट लगाएगी। मीना बहुत ही मीठी सी जुबान में बोली, माँ, बस थोड़ी देर और, फिर मैं पक्का होमवर्क कर लूंगी। उसकी बात सुनकर शारदा मुस्कुराई और उसने चाय का प्याला उठा लिया। अभी वह दोनों चाय पी ही रहे थे कि तभी राहुल घर आ गया। वह ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था। राहुल को देखते ही मीना के चेहरे का रंग बदलने लगा, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। राहुल अपने बैग से आइसक्रीम निकालकर मीना की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो मीना, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। मीना को आइसक्रीम का बहुत शौक था, लेकिन राहुल के हाथों में आइसक्रीम देखकर वह चिढ़ गई और उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। राहुल हंसते हुए उसकी हथेली को पकड़कर उसके हाथों में जबरदस्ती आइसक्रीम थमाने की कोशिश करने लगा तो मीना झटके से उठ खड़ी हुई और गुस्से में कहने लगी, मैंने कहा ना, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। इतना कहकर वह अपने मम्मी पापा के कमरे में भीतर भाग गई। उसकी इस हरकत पर शारदा ने बात को संभालते हुए कहा, जाने दो बेटा, अभी लग रहा है मीना का आइसक्रीम खाने का मन नहीं होगा। तुम आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, वह बाद में खा लेगी। राहुल आइसक्रीम को फ्रिज में रखने के लिए रसोई में चला गया। शारदा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज मीना आइसक्रीम के लिए मना कैसे कर रही है और ऊपर से आज उसका व्यवहार थोड़ा चौंकाने वाला है। मीना की माँ ने अपने पति करण की तरफ देखा तो करण तो मजे से मोबाइल चलाने में व्यस्त थे। राहुल करण के बड़े भैया हरिओम जी के बेटे थे। गांव में पढ़ाई लिखाई की ज्यादा सुविधा नहीं थी तो 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद वे शहर चला आया था और यहीं पर अपने चाचा चाची के साथ रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा था। करण के घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में वो लोग रहते थे और दूसरे कमरे में उनकी बेटी मीना का बेड लगा हुआ था। जब राहुल घर आया तो उसके लिए भी एक छोटा सा फोल्डिंग पलंग मीना के कमरे में ही लगा दिया गया था। शुरुआत में तो मीना भैया के आने से बहुत खुश हुई थी और दिन भर भैया के पीछे भैया भैया कहते हुए घूमती रहती थी। राहुल भी उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से शारदा देख रही थी कि मीना राहुल से कुछ खिंची खिंची हुई थी रहती थी। थोड़ी देर में करण अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि मीना बेड के पीछे छिपी हुई थी और उसका पूरा बदन पसीने में भीग रहा था। करण ने अपनी बीवी शारदा को आवाज लगाई। शारदा भी बेटी की हालत देखकर दंग रह गई। करण ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? मीना घबराई हुई सी आवाज में बोली, पापा, राहुल भैया। इतना बोलकर वे भयभीत नजरों से कमरे से बाहर की ओर देखने लगी। शारदा ने झट से उसे अपनी बाहों में समेटे हुए पूछा, बेटा, आज राहुल भैया आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए थे ना? क्या हुआ, आप उन पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? करण भी कहने लगा, हाँ बेटा, क्या बात है, तुम आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मीना रोते हुए कहने लगी, पापा, मुझे रात को अजीब सा लगता है। मुझे भैया के साथ एक कमरे में नहीं सोना। आधी रात को भैया मेरे पास आकर कहने लगते हैं कि तुम कोई बुरा सपना देखकर डर रही थी और तुम्हारा डर दूर करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था और वह मुझे छू कर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच कहती हूँ पापा, मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा होता है और ना ही मुझे डर लगता है, बल्कि डर तो मुझे नींद टूटने के बाद भैया से लगने लगता है। इसलिए अब मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगी। तो करण हक्का बक्का सा रह गया। मीना तो इतना कहकर फफक फफक कर रोने लगी तो उसकी माँ शारदा को कुछ संदेह होने लगा। उसने अपने पति से कहा, जाने दीजिए, मीना को कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो हम उसे अपने कमरे में ही सुला लेंगे। माँ से आश्वासन मिलने के बाद ही उसका रोना थोड़ा कम हुआ। थोड़ी देर में कुछ खिला पिला कर शारदा ने उसे कमरे में ही बैठाकर होमवर्क करने के लिए कह दिया। फिर शारदा ने अपने पति को बाहर आने का इशारा किया। करण तो उलझन में पड़ गया था, क्या फिर उसकी बेटी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? लेकिन एक माँ के अनुभव नजरें एक पल में सब कुछ भाप गई थी। उसने करण के बाहर निकलते ही धीमे शब्दों में कहा, अरे, जब मीना इतना रो रही थी तो तुमने उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं किया? वे क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हम उस पर भरोसा नहीं करते?
करण कहने लगा, अरे वह बच्ची है, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। इस चक्कर में मैं राहुल को कुछ नहीं कह सकता। कल को बात बढ़े भैया तक पहुंचेगी तो वो बुरा मान जाएंगे। शारदा प्रश्न भरी नजरों से पति के चेहरे की ओर ताकते हुए बोली, और अगर मीना की बातों में सच्चाई हुई और सच में राहुल हमारी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो करण गुस्से में बोला, तो दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, मेरी बेटी पर किसी ने भी गलत नजर डाली तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह मासूम सी बच्ची सच बोल रही है। उसकी बातों में आकर मैं ऐसे ही राहुल पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता। वह इतना सभ्य और संस्कारी बच्चा है। शारदा बोली, अगर वह सच में सभ्य और संस्कारी है तो क्यों ना हम उसे परख ले, फिर पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बस इस बात की भनक राहुल को नहीं लगनी चाहिए। हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी। करण और शारदा दोनों बैठकर सोचने लगे। सोचते सोचते शारदा ने कहा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। फिर उसने मीना को अपने पास बुलाया और उसके कानों में भी सारी बातें उसे बता दी। मीना तो थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन माँ के आश्वासन देने पर वह भी इस योजना में साथ देने के लिए तैयार हो गई। योजना के अनुसार आज रात भी मीना राहुल के साथ सोने के लिए कमरे में चली गई। माता पिता को तो एक पल भी चैन नहीं था। फिर भी दोनों ने खाना खाने के बाद सोने की एक्टिंग की। राहुल ने जब देख लिया कि वह दोनों सो गए हैं तो वह मीना के पास आया और उसे अजीब तरीके से छूने लगा। मीना भी सोने का नाटक किए हुए पड़ी रही। राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मीना को ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन पर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे हो। तभी अचानक से राहुल को जोर का धक्का लगा। उसने पीछे पलटकर देखा तो पीछे उसके चाचा चाची खड़े। करण और शारदा को वहां देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने बात को संभालते हुए कहा, चाचा जी, आप लोग सोए नहीं अभी तक? वह मीना ना सपने में बड़बड़ा रही थी तो मैं उसे देखने आया था। शारदा ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर लगाते हुए कहा, बेशरम, बेहुदा, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? करण जी अपना चप्पल निकाल कर उसकी ओर फेंकते हुए बोले, नालायक, मैंने तो तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए अपने घर में जगह दी थी, लेकिन तुम तो मेरी ही बेटी पर गलत नजर डालने लगे। राहुल सकपका गया था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए कहने लगा, अरे आप लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप लोगों को मुझे घर में नहीं रखना है तो मुझ पर कोई भी घटिया इल्जाम लगा देंगे और मैं चुपचाप सहन करूंगा। मैं अभी पापा को फोन करके बताता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाल लिया तो करण भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हाँ, बुला ले अपने पिता को। राहुल कहने लगा, पापा आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, आपको उनका गुस्सा पता है ना। शारदा भी तो पीछे हटने वाली थी नहीं। वे कहने लगी, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मेरी बेटी के साथ गलत करने वाले को मैं ऐसे ही खुलेआम घूमने नहीं दूंगी। जेठ जी को भी समझना होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ कैसी हरकत कर रहे थे। राहुल को पक्का यकीन था कि उसके पिता उस पर बहुत यकीन करते हैं तो उसकी बातों पर भरोसा करेंगे। इसलिए तैश में आकर उसने अपने पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया कि चाचा चाची उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगली सुबह ही राहुल के पिता हरिओम जी घर आ चुके थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। एक तरफ उनका बेटा था, दूसरी तरफ भाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। वे अपना सिर पकड़कर आंगन में ही बैठे हुए थे। तभी करण ने अपना मोबाइल लाकर उनके हाथों में थमाते हुए बोला, भाई साहब, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए होंगे कि बेटे की बात को सही मानूं या भाई की, लेकिन मैं आपको इस धर्म संकट से निकाल देता हूँ। जब अपने ही ऐसे घटिया हरकत करते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ हमें सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे परिवार में भी घटिया मानसिकता के लोग हो सकते हैं। हरिओम जी ने करण के मोबाइल में एक वीडियो देखी और सारी सच्चाई उनके सामने आ गई। योजना के अनुसार पहले से ही मीना के कमरे में एक कैमरा लगा दिया गया जिसमें राहुल की सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई थी। अब राहुल के पास कोई चारा नहीं रह गया था। वह अपने पिता और चाचा चाची के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। हरिओम जी ने काफ़ी देर तक सोच विचार किया, फिर कहने लगे, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे से ऐसी गलती कैसे हुई, लेकिन मैं ऐसे ही इसे नहीं छोड़ सकता। फिर राहुल को एक तमाचा मारते हुए कहने लगे, तुमने गाँव में भी एक लड़की से छेड़खानी की थी, उसने भी तो तुम पर आरोप लगाया था। उस वक्त तुमने उसे झूठा ठहरा दिया था। सच बताओ,
तुमने उसके साथ भी कुछ गलत किया था ना? राहुल ने सिर झुका लिया, क्योंकि कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हरिओम जी गुस्से में कहने लगे, उस घटना से भी तुमने सबक नहीं लिया और यहाँ आकर मेरे ही भाई के घर में ये सब हरकत करने लगे। तुम्हारे जैसे लोगों की असली जगह बाल सुधार गृह है। मैं अभी पुलिस को फोन करके सब बताता हूँ। अब आगे की कार्यवाही वही लोग करेंगे। हरिओम जी ने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुला लिया। आज राहुल बाल सुधार गृह में है। वहाँ पर उसकी काउंसलिंग भी की जाती है। राहुल को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी ऐसे बंधन में नहीं गुजारना चाहता। इसलिए उसने सोच लिया है कि यहाँ से निकलने के बाद एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेगा और कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते चले जाते हैं, जिससे आगे चलकर यही बच्चे बड़े अपराधी बनकर सामने निकलते हैं और समाज के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कभी भी किसी के अपराध को छुपाना नहीं चाहिए और अपने घर परिवार में हो रहे ऐसी गलत घटनाओं के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। धन्यवाद।